सो लास्ट वीक हमने लाइफ प्रोसेस में दो प्रोसेसेस पढ़े थे। एक हमने न्यूट्रिशन पूरा किया था और एक हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था। रेस्पिरेशन में ब्रीदिंग वाला पार्ट बचा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सीन द अदर थिंग्स। ठीक है, सो आई विल जस्ट रिवाइज अ लिटिल बिट व्हाट वी हैव डन। सो वी वर डूइंग अबाउट लाइफ प्रोसेस, processes basically. This we were seeing for human beings. And what we have completed so far is nutrition. ठीक है, न्यूट्रिशन पूरा कर लिया। न्यूट्रिशन के अंदर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने बैलेंस डाइट के कंपोनेंट्स देखे थे पिछली बार, है ना। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। ठीक है, ये प्रोटीन्स, फैट्स और विटामिन्स। कार्बोहाइड्रेट्स उसमें से सबसे ज्यादा, मतलब बैलेंस डाइट में ये रहता है। कार्ब्स, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स 60%। उसके बाद फैट्स 25% एंड प्रोटीन्स 15%। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन्स इन ट्रेसेस। ठीक है, विटामिन्स हमें ट्रेसेस में लगते हैं। और फाइबर्स जितना चाहो उतना। ठीक है, फाइबर्स आप जितना भी खाओगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो निकलने ही वाला है एंड में। ठीक है, सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बैलेंस डाइट। Then along with that we had seen respiration. In respiration we talked about two processes. One is breathing, other is cellular respiration, है ना। अब इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में वी हैव सीन कि दिस इज अ सेल, inside the cell there is cytoplasm. Whatever food we eat goes into the cytoplasm. जो हम लोग खाना खाते हैं वो साइटोप्लाज्म में जाता है। और मैंने शायद ये भी कहा होगा कि फूड का मतलब, ठीक है, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द प्रीवियस क्लास यू मस्ट हैव गॉट कि जब भी मैं फूड बोलूं तो फूड का मतलब होता है ग्लूकोज, C6H12O6। ठीक है, देन साइटोप्लाज्म में ये सारा का सारा फूड रहेगा। ये जो फूड है, दैट इज ये जो ग्लूकोज है, इसके बाद ये टूट जाएगा पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड, और इट इज ऑल्सो रेफर टू एज पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट भी कहते हैं। ठीक है, सो सवाल ये है कि एक मॉलिक्यूल का जो ग्लूकोज है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में टूटता है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट डज इट ब्रेक इनटू? 2 मॉलिक्यूल्स। ओके ओके, तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है? C3H4O3। ठीक है ना। सो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज टूटता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज glycolysis. Okay, now tell me, this is oxidation or reduction? Oxidation or reduction? Oxidation, very good. ठीक है, बिकॉज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हैज टेकन प्लेस। यहाँ पे H12 है और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल भी बने, तो यहाँ पे H
8 ही बन पाएगा। 2 × H4 भी करूंगा तो हाइड्रोजन 8 ही बनेगा, 12 नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 8 है, इसका मतलब 4 हाइड्रोजन लॉस हो गया। 4 हाइड्रोजन का लॉस मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज बेसिकली oxidation. So what is the process of glycolysis? Glycolysis is a process in which the food, that is glucose, gets converted into pyruvate or pyruvic acid. ठीक है ना, and this pyruvic acid जो है यहाँ पे 2 molecules बनते हैं. Till this part is oxygen required. यहाँ तक ऑक्सीजन की कोई जरूरत है? नहीं. So far oxygen is not required. After this part, if oxygen is present in large quantities, called as aerobic respiration. After this part, if oxygen is present in large quantities, called as aerobic respiration, then inside the mitochondria, energy will be produced. Okay, so along with that, 2 waste molecules will also go out, that is CO2 plus H2O plus the energy 36 ATP will be formed, right? So ये जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है. So mitochondria requires oxygen for the production of energy. So far so good. Any doubt so far? Okay. If there is lack of oxygen, let's say कि oxygen की कमी हो रही है. If there is lack of oxygen, let's say कि oxygen की कमी हो रही है, ठीक है, हमारे मसल सेल्स के अंदर, तो फिर क्या फॉर्म होगा? लैक्टिक एसिड और उसके साथ 2 ATP. Okay. So this is called as what type of respiration? Lack of oxygen है, anaerobic. ओके. यू मस्ट हैव सीन, जब आप दौड़ते हो तो स्टार्टिंग में जब आप आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तक दौड़ते हो तब तक आपको दिक्कत नहीं आती है, ठीक है, तब तक आप हाफते नहीं हो ज्यादा, ठीक है. दिस इज बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन भरा हुआ था, द फूड दैट इज एक्सेस इन आवर बॉडी, ग्लाइकोजन भरा हुआ था, एनर्जी वहां से आ रही थी. सो एनर्जी वहां से आ रही थी तो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए बाहर से बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ नहीं रही थी, बिकॉज एनर्जी वॉज ऑलरेडी देयर. बट वंस द स्टॉक ऑफ ग्लाइकोजन गेट्स ओवर, ठीक है ना, वंस द स्टॉक ऑफ ग्लाइकोजन गेट्स ओवर, देन इट विल रिक्वायर मोर एनर्जी विच नीड्स टू बी फॉर्म नाउ, क्योंकि अब बॉडी के अंदर जो ग्लाइकोजन था वो स्टोर्ड एनर्जी खत्म हो गया. अब आप अपने बॉडी की वो एनर्जी यूज कर रहे हो जिसको फुलफिल करने के लिए उसको और ऑक्सीजन चाहिए, ताकि नया ऑक्सीजन, नया एनर्जी और बन सके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है ना. लेकिन जितने रेट पे आप एनर्जी खर्च कर रहे हो, उतने रेट पे एनर्जी बनाने के लिए जितनी ऑक्सीजन चाहिए वो अपने को मिलती नहीं है. ह्यूमन बॉडी कैन नॉट टेक सो मच ऑफ ऑक्सीजन विद जस्ट 2 नॉस्ट्रल्स. और हमारे लंग्स की भी उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग उतना छाती के अंदर भर सके ऑक्सीजन को, जिसके कारण अनएरोबिक कंडीशन आता है, ठीक है ना. सो इफ यू आर यूजिंग दैट डिजिटल वॉच, जिसमें आजकल आता है ना वो फिटनेस वॉच जो होता है, जिसके ऊपर आप जो है अपना रनिंग वगैरह ट्रैक कर सकते हो, कितने किलोमीटर भागे, ठीक है, अपना रन कैसा रहा. सो हैव यू सीन दैट एवर? अगर आपने कभी उसको देखा होगा तो स्टार्टिंग के 4 मिनट के आसपास, 4-5 मिनट के आसपास वो एरोबिक दिखाता है, ठीक है ना. उसके बाद अगर आप और ज्यादा दौड़ते हो, लेट्स से यू आर रनिंग फॉर 20 मिनट्स 30 मिनट्स, सो आफ्टर 4 मिनट्स वो आपका जो रन है वो उसको एनारोबिक कैटेगरी में डाल देता है, और आप अनएरोबिक कैटेगरी से भी ऊपर चले जाते हो, ठीक है ना. अनएरोबिक कैटेगरी से भी ऊपर एक VO2 मैक्स ऐसे लिख के आता है MI वाले वॉचेस में, ठीक है. VO2 मैक्स ये वो स्टेट है जहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा हो गई है
कि जितना आपके अंदर ऑक्सीजन जा रहा है वो इनसिग्निफिकेंट फील कर रहा है। आप इतनी ज्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हो अपने बॉडी में कि उसको बनाने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उतना ऑक्सीजन तो उसका मतलब इट इज इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट यू आर इनटेकिंग। ठीक है, तो VO2 मैक्स में जितना आप ज्यादा वो करोगे, रन करोगे या वॉट एवर एक्सरसाइज यू आर डूइंग, अगर VO2 मैक्स में करोगे तो जनरली उसमें बहुत कम समय में बहुत ज्यादा कैलोरीज बर्न हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैटेगराइज योर रन। फर्स्ट इट विल बी एरोबिक। जितने देर एरोबिक है समझ लो उतना आपके बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन पड़ा हुआ था। एक बार एरोबिक खत्म हो गया, जनरली 4-5 मिनट तक रहता है, उसके बाद आपका अनएरोबिक फेज स्टार्ट होगा। इस अनएरोबिक फेज में जब आप दौड़ोगे उस टाइम पे ये हो रहा है कि बॉडी जितनी एनर्जी खर्च कर रहा है उसको दोबारा बनाना भी चाहता है, लेकिन उसको बनाने के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रहता है। सो एनर्जी बनाने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो अपने बॉडी में जितना जा रहा है उससे कई ज्यादा हम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब नाउ द एनर्जी इज नॉट फॉर्मिंग इन द बॉडी। ठीक है ना। सो व्हाट इज इट लीडिंग टू, इट इज लीडिंग टू लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन। ये लैक्टिक एसिड तैयार कर रहा है बॉडी के अंदर। उसके बाद आता है VO2 मैक्स, इन विच द बॉडी हैज रीच सच स्टेज वेयर द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट यू आर स्पेंडिंग it is not getting compensated even little bit with the amount of oxygen that you are able to intake। जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आप इनटेक कर पा रहे हो वो इनसिग्निफिकेंट है, वो कोई काम का ही नहीं है। इतनी ज्यादा एनर्जी आप बर्न करने लग गए हो। ठीक है ना। सो दैट इज द मतलब वो हाईएस्ट है। हाँ, लेकिन ये नहीं कि आप वो VO2 मैक्स स्टेज में जो है आधे घंटे 45 मिनट तक एक्सरसाइज करो, नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। 10 to 15 मिनट्स इन VO2 मैक्स इज वेरी मच सफिशियंट। उससे ऊपर करना भी नहीं चाहिए, बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है। समझ में आ रही बात। तो जो लोग रनिंग करने जाते हो ना, ठीक है, तो अगर आप ऐसा कोई एक फिटनेस वॉच वगैरह पहनो सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। कितने लोगों ने ट्रैक किया है कभी अपना रन विद द हेल्प ऑफ सम वॉच और समथिंग? एक, अच्छा, मेनी ऑफ यू, वेरी गुड। सो हैव यू सीन दोस कैटेगरीज? अनएरोबिक आता है स्टार्टिंग का, फिर अनएरोबिक आता है, एरोबिक, फिर अनएरोबिक, देन VO2 मैक्स। यस, गुड। ठीक है, ये हो गया मसल सेल्स का जिसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें ऑक्सीजन था। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं, किसको, ईस्ट को। सो ईस्ट को जो हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करते हैं तो उस टाइम पे ये बनाता है, व्हाट हैपेंस विथ लॉन्ग डिस्टेंस एथलीट्स। बताता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, बताता हूँ। सो ये जो ईस्ट है इसको हम लोग ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे हैं, ये क्या दे रहा है, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH इज नथिंग बट एल्कोहल। ठीक है, प्लस CO2। ये CO2 उड़ने से जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो उड़ रहा है इसके उड़ने से जो है आपके केक, ब्रेड, ये सारी चीजें फ्लफी हो जाते हैं। ठीक है, स्पॉन्ज डोसा सुना होगा आपने, वो जो स्पॉन्जीनेस है डोसा का, जो स्पॉन्जीनेस है, इट कम्स बिकॉज ऑफ CO2। ठीक है, प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। ठीक है, सो बेसिकली दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। सो फर्मेंटेशन इज यूजफुल इन 2 इंडस्ट्रीज, एक इन एल्कोहल और वाइन इंडस्ट्री, ये इस इंडस्ट्री में लगता है, इसमें इनको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, पहला वाला। ठीक है, और दूसरा इन बेकरी इंडस्ट्री और साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज, साउथ इंडियन फूड इंडस्ट्रीज। इन दो फूड इंडस्ट्री में जो है फर्मेंटेशन यूज करते हैं। जो बेकरी वाला यूज है दैट इज बिकॉज ऑफ CO2, चीजों को फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा स्पॉन्जी इफेक्ट डालने के लिए। और वाइन में जो है ये अल्कोहल रहता है, तो ये उसका यूज है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, ओके। नाउ कमिंग टू मयूरीज क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा उसने। इसके लिए बहुत सारा बायो पता होना चाहिए, पूरा मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि हमारे अंदर होता क्या है। ठीक है ना। नाउ सी,
अगर मुझे एनर्जी बनानी है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, अगर मुझे एनर्जी बनानी है अपने बॉडी में, व्हाट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड? व्हाट इज द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक एनर्जी इन द बॉडी? ठीक है, एक तो ग्लूकोज है, वो तो आपने खाना खा लिया है, ठीक है, फूड तो अपने बॉडी के अंदर दे ही दिया है, ठीक है, इट इज देयर। एक्सटर्नल से क्या चाहिए? वो भी रॉ मटेरियल ही है ना, O2 चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ओके। सो ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है हम लोग नाक से लेते हैं, ठीक है, नॉस्ट्रल से। नॉस्ट्रल से कहाँ जा रहा है? लंग्स में जा रहा है, ठीक है ना। लंग्स में जाने के बाद पूरे बॉडी में फैल कहाँ से रहा है? व्हाट इज दैट थिंग विच इज स्प्रेडिंग इट थ्रू आउट द बॉडी? ब्लड, ओके। हु इज पंपिंग आउट दिस ब्लड? हार्ट। हार्ट को बायोलॉजिकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, या हार्ट से रिलेटेड चीजों को बायोलॉजिकल टर्म्स में? कार्डियक, वेरी गुड, ओके। हैव यू हर्ड अबाउट फिटनेस की दुनिया में कार्डियो एक्सरसाइजेस? यस। व्हाट डू यू मीन बाय कार्डियो? ये जो रनिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, ठीक है ना, क्रॉसफिट हो गया, ये सारे जो चीजें हैं, ये सब कार्डियो है, ठीक है ना। नहीं, फुल बॉडी नहीं, ये नकली जिम ट्रेनर की लैंग्वेज है, ठीक है। कार्डियो मतलब फुल बॉडी। अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, व्हाट इज कार्डियो? कार्डियो क्या है बेसिकली, ठीक है ना। कार्डियो क्या है बेसिकली, कि आपके बॉडी में टू मेक हार्ट रेस, यस राइट। सो बेसिकली हम लोग कार्डियो एक्सरसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे आप रनिंग कर रहे हो या साइकिलिंग कर रहे हो या क्रॉसफिट कर रहे हो, इन सब में एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। एनर्जी कंज्यूम बहुत होगा तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जाएगा बॉडी में। ऑक्सीजन बॉडी में बहुत ज्यादा जाएगा तो इसको पूरे बॉडी में पंप करने के लिए, मतलब ब्लड में मिलेगा ना ऑक्सीजन, तो इस ब्लड को पूरे बॉडी में पंप करने के लिए हार्ट को अपना रेस बढ़ाना पड़ेगा। हार्ट नीड्स टू पंप मोर। समझ में आ रही बात? अगर ऑक्सीजन मेरे पूरे बॉडी में फैलाना है मुझे, सो हार्ट नीड्स टू पंप मोर ना। यस। सो जब हार्ट बहुत ज्यादा पंप करेगा, ठीक है, जब हार्ट बहुत ज्यादा पंप करेगा, इट विल स्टार्ट बिकमिंग एफिशिएंट इन पंपिंग मोर ब्लड इन लेसर हार्ट बीट्स। लेस हार्ट बीट में वो ज्यादा तेजी या मतलब स्ट्रॉन्ग पंपिंग कर पाएगा। इट विल बी एबल टू स्ट्रॉन्ग पंप द ब्लड इन ऑल ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है ना। सो इसीलिए इसको जो हम लोग कार्डियो एक्सरसाइजेस बोलते हैं, बिकॉज स्ट्रेंथन योर हार्ट। आपके हार्ट को ये स्ट्रेंथन करता है। तो एक बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी, ठीक है, मजा हुआ मतलब सीजन्ड प्लेयर, अ पर्सन हु हैज प्रैक्टिस सो मच ऑफ दिस कार्डियो एक्सरसाइजेस कि अब उसका हार्ट जो है वो बहुत इजीली ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में सप्लाई कर देता है, ठीक है ना। नाउ दिस पर्सन कैन रन क्रॉस कंट्रीज वेरी वेरी इफेक्टिवली, बहुत इजीली जो है 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 55 किलोमीटर बहुत इजीली दौड़ सकता है, क्योंकि इसका हार्ट उतना स्ट्रांग बन चुका है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक्स भी नहीं आएंगे, ठीक है ना। ऐसे लोगों को जनरली हार्ट अटैक्स भी नहीं आएंगे। सो रनिंग इज अ वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। फुल बॉडी तो करता है, ठीक है, पूरे बॉडी को एक्सरसाइज हो जाता है ऊपर से नीचे तक, दैट इज ओके। बट वॉट इज इट एक्चुअली डूइंग? इट इज स्ट्रेंथनिंग योर हार्ट। अब हार्ट के साथ तो आप पुलअप्स पुशअप्स नहीं कर सकते ना। हार्ट को निकाले चल पुशअप कर, यू कैनॉट डू दैट। So what is the way of making your heart become stronger? You cannot pick up dumbbells with your heart. What you need to do is you need to do a lot of cardio exercises. ठीक है ना। सो कार्डियो जो है ये किसी भी आर्म फोर्स का सबसे पहला बेसिक ट्रेनिंग होता है। आपको वेट्स उठाने आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यू कैन लिफ्ट अप वेट्स और नॉट, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। आपके डोले शोले बन रहे कि नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। फौजी मस्ट हैव अ वेरी गुड हार्ट, ठीक है, फिजिकली भी और इमोशनली भी, ठीक है। दिल जो है बहुत अच्छा चाहिए फौजी का, ठीक है, लाइवली दिल चाहिए। बट व्हाट अबाउट केसेस वेयर हार्ट मतलब एक्सरसाइज करते करते हार्ट अटैक आ जाता है। नाउ दिस इज व्हाट इज चेक्ड इन मेडिकल्स। मेडिकल में वो सारे के सारे
वो सारे पैरामीटर्स देखते हैं कि ये इंसान को अगर हमने थोड़ा सा ज्यादा एक्सरसाइज करवा दिया तो क्या इसका हार्ट सह पाएगा। सो हार्ट जो होता है ना, ठीक है, होता तो एक्चुअल में इसी शेप में है, ठीक है, जिसका मजाक बना के रख दिया है, ठीक है, होता एक्चुअल में ऐसे ही शेप में है, इसी को जो है इस फॉर्म में लिख देते, मतलब डिजाइन करते हैं, होता तो हार्ट ऐसे ही कुछ शेप में है, ठीक है। सो ये अपर चेम्बर्स हो गए, ऊपर दो चेम्बर्स और ये नीचे दो चेम्बर्स। ये जो बीच के वॉल्स होते हैं ना, दिस वॉल्स आर कॉल्ड एज सेप्टम। इन वॉल्स को सेप्टम बोलते हैं। तो मेनली पंप जो करता है ना वो सेप्टम करता है। ये वाले मसल्स, दिस मसल्स विच आर देयर, ये जो वॉल्स है, ये जो मसल्स है, ये एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, धक 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 धक, ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन हो रहा है, मेनली इट इज डन बाय द सेप्टम। सेप्टम अगर इतना फोर्स दे तो फिर यहाँ से जो खून है ये पूरे बॉडी में बहुत अच्छे से चले जाएगा। अगर किसी का सेप्टम वीक रहा, सो दे हैव अ मशीन इन विच दे टेस्ट द सेप्टम, ठीक है। अगर किसी का सेप्टम वीक रहा उसको पहले ही निकाल देते हैं, ठीक है, कि भाई तेरा हार्ट जो है हमारी ट्रेनिंग नहीं झेल पाएगा, सेप्टम उतना पंपिंग कर ही नहीं सकता, इसकी उतनी वही नहीं है, क्या बोलते हैं, कैपेबिलिटी नहीं है। सो सच काइंड ऑफ पीपल आर ऑल्सो रिमूव फ्रॉम फोर्स इन द मेडिकल्स, ठीक है। सो ये मतलब ऐसा नहीं है कि इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आपको एकदम एक्सरसाइज वगैरह करके ही जाना है। कोई भी बेसिक इंसान जिसके हार्ट में डिफेक्ट ना हो, नहीं नहीं टीआर नहीं पीआर देते हैं, ठीक है, क्योंकि सेप्टम को अभी क्या करेगा, वो डंबल्स उठाकर स्ट्रांग बनाकर आएगा, ठीक है। तो कोई भी जनरल इंसान, ठीक है, उसके सेप्टम जनरली स्ट्रांग होने चाहिए। वीक सेप्टम इज अ डिफेक्ट, वो डिजीज है। हाँ, ये इनक्यूरेबल होता है, ठीक है, इनक्यूरेबल होता है और उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो बता तो रहा हूँ, इसको लेकर डरने वाली जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। इट इज नॉट वेरी वेरी कॉमन। हार्डली मान लो 10 में से कोई, 10 में से भी क्यों, 50 में से कोई एक इंसान निकलता होगा सेप्टम के वजह से, ठीक है। एनीवेज, कंसेप्ट क्लियर सो फार? ओके। सो हमसे रिलेटेड इसमें दो चीजें थे। किसी भी रेगुलर सेल में जहाँ पे एनर्जी बन रही है वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बन रही है, और मसल सेल में अगर हम लोग बहुत ज्यादा अनएरोबिक रेस्पिरेशन कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, तो मसल सेल में लैक्टिक एसिड डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो दिस कॉजेस फटीग, ठीक है, दिस कॉजेस फटीग इन द मसल्स, ठीक है। सो ये सब सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। सो आज हमें जो मेनली पढ़ना है, क्योंकि ये सब हम लोग पिछले बार ही पढ़ चुके थे, जस्ट रिवीजन किया, आज हमें जो मेनली पढ़ना है वो है ब्रीदिंग, एंड आफ्टर दैट विल बी स्टार्टिंग विथ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। आज ब्रीदिंग पढ़ना है और ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना है। सो ब्रीदिंग क्या है, दैट टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग, सिंपल, ठीक है ना। नाउ दिस ब्रीदिंग मेक सम चेंजेस इन योर लंग्स। जब आप ब्रीद इन करते हो तो आपका छाती करके देखो, बाबा रामदेव को एक बार याद करो। चलो बच्चों, सब लोग एक साथ जोर से सांस लो, छाती क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू योर लंग्स, एक्सपैंड हुआ, ओके। और उसके बाद जो है छोड़ दो सांस को, 56 इंच की छाती बनी कि नहीं सबकी, 56 इंच की छाती बनी कि नहीं बनी, ऐसे नहीं, जोर से बोलो, 56 इंच की छाती नहीं बनी कि नहीं बनी, वेरी गुड। अपन का तो पहले से ही है, अच्छा, ओके। एंड व्हेन यू रिलीज द कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट हैपेंस, 20 इंच, कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया, नो छाती, ओके। एनीवेज चलो, नाउ लेट्स से वी हैव टू बलून्स, दो बलून है,
एंड अंडर दैट वी हैव केप्ट समथिंग ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे एक स्टिक रख दिया। अब अगर ये बलून ज्यादा फूल गई, ठीक है, अगर ये बलून ज्यादा फूल गई तो ये स्टिक को क्या होगा, स्टिक को नीचे की तरफ धक्का मारेगा, राइट। ओके, तो जस्ट बिलो आवर लंग्स, ठीक है, जस्ट बिलो आवर लंग्स, ये जो बेसिकली हमारा जो छाती वाला एरिया है, ठीक है, तो हमारे लंग्स के साइड साइड में जो जगह खाली है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी, दिस इज कॉल्ड एज थोरैसिक कैविटी। ठीक है, ये जो है हमारे ऊपर वाला जो छाती वाला एरिया है, ऊपर वाला कैविटी है। अब ये हमारे एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब जहाँ पे हमारा पेट, ठीक है, दैट इज स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे एरियाज है। सो थोरासिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, दिस टू आर सेपरेटेड बाय अ थिन लेयर ऑफ मसल कॉल्ड एज डायफ्राम। ठीक है, सो व्हेन यू इनटेक ऑक्सीजन, व्हेन यू इनटेक ऑक्सीजन, द थोरासिक कैविटी रिड्यूसेस, क्योंकि ये फूल रहा है, thoracic cavity reduces क्योंकि ये फूल रहा है। ठीक है, इट पुशेस द डायफ्राम डाउनवर्ड्स, ये डायफ्राम को नीचे की तरफ दबा देगा। ठीक है ना, सो 3 चेंजेस टुक प्लेस। 1, लंग्स एक्सपैंडेड, ठीक है। सेकंड, thoracic cavity reduced. थर्ड, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड्स। क्लियर, ये 3 चीज जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, व्हेन वी इनहेल, दिस 3 थिंग्स हैपेंस। पहला, lungs expands, thoracic cavity reduces, third, diaphragm is flattened और pushed downwards। ठीक है, अब जब हम लोग सांस बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं, उस टाइम पे हमारा जो लंग्स है ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सो जो डायफ्राम है, अब ये आर्च फॉर्म में बन जाएगा, इट विल मूव अपवर्ड्स बेसिकली। ठीक है, एंड ऑल्सो द थोरासिक कैविटी विल इंक्रीज। सो अगेन 3 चेंजेस। ठीक है, फर्स्ट चेंज, lungs flattened or reduced in size। ठीक है, second is thoracic cavity increased, third is diaphragm became arched or moved upwards। ठीक है, so these are the changes that will take place when we breathe in। ठीक है, क्लियर है। नाउ द पाथवे। ठीक है, अब जो ये हमारा जो सांस है, ये जाएगा कैसे, कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा। सो पाथवे देखने के लिए ये डायग्राम से समझते हैं इसको। ओके, तो ये है हमारा नोज। सर प्लीज रिपीट द 3 एक्टिविटीज ऑफ द लंग्स। देखो, जब हम लोग इनहेल करते हैं, इनहेल करते वक्त लंग्स जो है वो एक्सपैंड हो जाता है। ठीक है, थोरासिक कैविटी रिड्यूस हो जाती है। व्हाट इज थोरासिक कैविटी, ये बेसिकली लंग्स के जो चारों तरफ से वो खाली जगह है, दिस इज द थोरासिक कैविटी। ये थोरासिक कैविटी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ये फूल गया लंग्स, तो थोरासिक कैविटी की जगह कम हो जाएगी। ठीक है, और जो डायफ्राम है ये नीचे धक्का मारेगा इसको। ठीक है ना, इट विल बिकम फ्लैटेंड और इट विल मूव डाउन जब हम लोग सांस अंदर ले रहे हैं। एंड व्हेन वी रिलीज, जब हम लोग रिलीज करते हैं, उस टाइम पे लंग्स जो है वो छोटा हो जाएगा, द साइज ऑफ द लंग्स विल रिड्यूस, thoracic cavity will increase and the diaphragm will become flat, ये आर्च्ड, ऐसे आर्च बन जाएगा। ठीक है, और इट विल मूव अपवर्ड्स। क्लियर है। क्लियर है क्यूर, चलिए। ओके, सो नाउ दिस इज द नोज। ठीक है, नोज में हमारे पास 2 नॉस्ट्रल्स है। ठीक है, सो नॉस्ट्रल से विल टेक द एयर इनसाइड। ठीक है, वी टेक इन ऑक्सीजन, ट्रू और फॉल्स। वी टेक इन ऑक्सीजन थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स, ट्रू और फॉल्स। ओके, फॉल्स। व्हाई फॉल्स, पार्शियली ट्रू। ओके, चतुर। ओके, वी टेक इन एयर। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस एयर, जो एयर, नॉट ओनली O2। ओके, वी टेक इन एयर। ओके,
व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस एयर देन? सबसे ज्यादा क्या होता है? मोस्टली नाइट्रोजन. यस, वेरी गुड. सो वी टेकन मेनी थिंग्स. ठीक है ना. सबसे पहले नाइट्रोजन 78%. ठीक है. देन ऑक्सीजन 21%. तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही 99 हो गया. ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन इससे 99 हो गया. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड. अच्छा नहीं नहीं, आर्गॉन. उसके बाद वी टेकन आर्गॉन 0.09. ठीक है. देन वी टेकन कार्बन डाइऑक्साइड. दिस इज 0.03. ठीक है. उसके बाद जो है वी हैव H2O वेपर्स. H2O इन गैसियस स्टेट. ठीक है, जो मॉइस्चर होता है. दिस वी टेकन. ये जो भी बच गया 100 में से, उसको पूरा करने के लिए जो बच गया उतना अमाउंट. ठीक है. सो दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर दैट वी टेकन थ्रू आवर नॉस्ट्रल्स. ठीक है. नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गॉन 0.09%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, एंड रेस्ट ऑफ इट इज मॉइस्चर. ठीक है. बाकी सब इनसिग्निफिकेंट है. आपको पहले 3 याद रखने हैं. फर्स्ट 3 यू मस्ट नो. ठीक है ना. नाउ व्हाट हैपेंस टू दिस नाइट्रोजन जब हम लोग एक्सेल करते हैं? ठीक है, व्हेन वी जस्ट मूव द एयर आउट, तो उस टाइम पे नाइट्रोजन निकल जाता है 77.9%. ठीक है. सो बाकी 0.1 का क्या हुआ? व्हाट हैपेंस टू द बाकी 0.1? सो ये जो बाकी 0.1 है, ये जो है ये हमारे बोन के गैप्स में रह जाता है. ठीक है. ये हमारे जितने भी जोड़ है ना बॉडी में, जितने भी हमारे बॉडी के जॉइंट्स है, उन सारे जॉइंट्स में चले जाता है, वहां पे जाके बैठ जाता है. ठीक है ना. ये जो बाकी का 0.1% नाइट्रोजन है. ठीक है. तो आपने कई लोगों को देखा होगा ऐसे उंगलियां को तोड़ते हुए, है ना, आवाज आता है उसे कट 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 कट. सो बेसिकली दैट इज नाइट्रोजन which is filled over there. Now if this nitrogen stays over there for a very long period of time, it is going to make those bones or joints inflexible. फ्लेक्सिबिलिटी चली जाएगी. तो कई बार आपने देखा होगा स्टिफनेस आ जाता है. जैसे खासकर ये बूढ़ों को होता है. क्यों? क्योंकि ज्यादा मूव नहीं करते वो. ठीक है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करते, धीरे धीरे एज हो जाता है. तो 60-65 के बाद बहुत सारे हैं जो कि मूव करते हैं. आई एम नॉट ब्लेमिंग ऑल द बूढ़े लोग. ठीक है. बट देर आर सर्टन पीपल जो कि बुढ़ापे में देखते हैं उनका बॉडी ज्यादा स्टिफ हो जाता है. रीजन क्या है? कि दे आर नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज और नॉट डूइंग मच मूवमेंट. जब आप मूवमेंट वगैरह बंद कर दोगे तो आपके बोन्स के बीच में ये जो नाइट्रोजन की मात्रा है ये धीरे धीरे बढ़ती रहेगी. नाइट्रोजन अगर बोन्स के बीच में रह गया तो स्टिफ हो जाएगा. ठीक है. यही रीजन है बहुत दिन के बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका बॉडी स्टिफ रहता है. ठीक है. और फिर दर्द ज्यादा होता है. सो दिस हैबिट इजंट मच बैड. नाउ व्हाट हैपेंस इज सम पीपल ओवरडू इट. कुछ लोग ज्यादा कर देते हैं ये उंगली तोड़ने का काम. एंड दे एंड अप, मतलब देखो अब क्या है कि 2 जोड़ की जैसे उंगलियां है. ठीक है. तो ये पार्ट और ये पार्ट के बीच में 3 छोटे छोटे बोन्स है. सो अगर आपने कुछ ज्यादा ही इसके बीच में स्ट्रेस डाला ना, तो एक हड्डी दूसरे हड्डी से घिसती है. उस केस में वो खराब है. ठीक है. यू शुड नॉट ओवर डू इट. थोड़ा बहुत करो, वहां से मतलब नाइट्रोजन निकाल दो, दैट इज फाइन. बट नाइट्रोजन निकालने का सही तरीका एक्सरसाइज है. पूरे बॉडी के आपके जो जॉइंट्स है वो मूवमेंट करेंगे. तो नाइट्रोजन निकालने का सही तरीका एक्सरसाइज है. ठीक है ना. फिर इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है? हाउ मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड? 16%. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीजन कितना बचा? ये 77.9. वॉट एवर 100 में से जो भी बच गया है ये ऑक्सीजन निकलता है. ठीक है. दिस इज द कंपोजिशन ऑफ व्हेन वी एक्सेल. क्लियर है यहां तक? ओके. गोइंग बैक टू द डायग्राम. सो वी हैव टेकन द एयर इनसाइड. ठीक है. हवा अंदर गई. अब जैसे ही नाक के अंदर ये हवा जाती है, सो वहां पे 2 चीजों से टकराती है. पहला शिम्बुड, दैट इज म्यूकस.
और दूसरा है नाक के बाल। ठीक है, और इनका रोल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स एंड यू नो वो सूखा सूखा डस्ट। ठीक है, तो जो सूखा डस्ट है वो सारा जो चीज है वो हमारे नाक के अंदर जाकर म्यूकस में और बालों में अटक जाता है। सो बेसिकली प्यूरिफिकेशन का काम करता है ये म्यूकस और नेजल हेयर, जो हमारे नेजल कैविटी में या नेजल पैसेज में है। सो दिस कैविटी विच यू कैन सी ओवर हियर, ये जो खाली जगह है, ये करीब करीब 2 से 2.5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग का होता है। 2 to 2.5 centimeters long passage is there. So inside this passage you will find a lot of mucus, ठीक है, and nasal hair. So this helps to trap the dust particles and microorganisms that enters through the air inside our nostrils. That is why it is said कि do not take in oxygen with the help of mouth. मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, मुंह से जो है सांस नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुंह के अंदर नॉस्ट्रल्स नहीं है, नेजल हेयर नहीं है और म्यूकस भी नहीं है। सो जिसके कारण यहाँ पे प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। सो जो हम लोग सांस अंदर लेंगे वो हो सकता है कि डस्ट फ्री ना हो। सो दैट इज नॉट गुड फॉर अस। ठीक है ना। सो ये तो सांस अंदर ले ली, नेजल कैविटी के अंदर साफ हो गया। ठीक है, देन इट मूव्स डाउन। ठीक है, देन इट मूव्स थ्रू द फेरिंग्स। फेरिंग्स इज नथिंग बट दिस पैसेज। ठीक है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे तक का पैसेज है, ठीक है, ये लैरिंग्स तक। लैरिंग्स इज बेसिकली द वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स में हमारा वॉइस बॉक्स है। सो बेसिकली यू मस्ट हैव हर्ड इन सम स्टैंडर्ड कि साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन देयर इज सम काइंड ऑफ वाइब्रेशन। सो दिस वाइब्रेशन, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो आवाज आ रही है ना, तो कुछ तो वाइब्रेट कर रहा है। व्हाट इज इट वाइब्रेटिंग? इट इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारे गले में वाइब्रेट करता है, कंठ बेसिकली। ठीक है ना। सो वो जो लैरिंग्स के वाइब्रेशन से उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना। सो लैरिंग्स से ये ऊपर नेजल कैविटी का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। इट हैज नो वर्क, नो फंक्शन, जस्ट एक नाम देना पड़ेगा ना उस पैसेज को, क्या बोलना है, हेंस इट इज कॉल्ड एज फेरिंग्स। सो द एयर जस्ट पासेस थ्रू इट एंड कम्स डाउन टू लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद दिस पार्ट विच यू कैन सी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ये जो पूरा पार्ट है, दिस इज called as trachea. This trachea is made up of soft bone, ठीक है, called as cartilage. किससे बना हुआ है ये? कार्टिलेज से बना हुआ है। अब ये कार्टिलेज से क्यों बना हुआ है, इसके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। Why is it made up of cartilage? ठीक है, तो इसका रीजन क्या है? What is the simple reason for this? अब हमारे बॉडी में, या ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फील योर गाल फ्रॉम इनसाइड। जीप से फील करो, उंगली मत घुसाना। ठीक है, अगर आप अपने गाल को फील करोगे तो सॉफ्ट होता है ना वो, मतलब आपके स्किन जितना रफ नहीं है, इट इज वेरी वेरी सॉफ्ट इनसाइड। ठीक है, ये जो है ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ है। ठीक है, जो टिश्यू से हमारा इनर पार्ट ऑफ द, क्या बोलते हैं, चिक हो गया, उसके बाद नोज का अंदर वाला पार्ट हो गया, दिस आर ऑल मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वैमस epithelial tissue which is very very soft. ठीक है, सिमिलरली ऑल ऑफ आर इसोफेगस, उस दिन जो हमने इसोफेगस पढ़ा था, वो भी पूरा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बना है। लेट्स से कि अब ट्रेकिया भी अगर स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू से बनता, जो कि बहुत सॉफ्ट है, तो क्या होता? होता ये कि जब हम लोग सांस लेते हैं उस टाइम पे तो ये बहुत ही अच्छे से चले जाता, बट जब हम सांस छोड़ते हैं, ठीक है, जब हमारा छाती जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो जब छाती कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एट दैट टाइम इट इज गिविंग अ पुश टू द एयर विच इज कमिंग आउट, और यही पे हमारी लंग्स लगी हुई है, दिस द पार्ट। तो जब यहां से वो बाहर की तरफ आएगा और लंग्स इसको प्रेस करके एकदम बहुत फोर्सफुली बाहर छोड़ेगा, एट दैट टाइम द स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू माइट नॉट बी एबल टू हैंडल दैट प्रेशर। एयर जब इतना फोर्सफुली ऊपर जाएगा, वो हो सकता है फोल्ड हो जाए। ठीक है ना, इट माइट जस्ट फोल्ड। सो इट माइट नॉट बी एबल टू कैरी द प्रेशर of the air which the lungs has just applied while letting the air to come out. समझ में आ रही बात? So we do not want it to fold like this. We want this passage to be very very clear and hard so that the air can move out very very easily and smoothly. आ रही बात समझ में? Hence now instead of having squamous epithelium tissue, if we have cartilage which is called a soft bone, जैसे हमारे nasal tip पे है, कानों में है, ठीक है ना, soft bone. So this cartilage will at least not let it fold just like in this case, जैसे स्क्वामस एपिथेलियम होता,
ठीक है, so it will be able to handle the pressure and the air will come out smoothly. This is why our trachea is made up of cartilage instead of squamous epithelial tissue. Clear a reason? Any doubt here? Anyone? Okay. ओके, सो अब ये ट्रकिया से नीचे गया एंड इसके बाद जो है ये अपने ब्रांचेस में चले जाएगा. सो ये जो मेन दो ब्रांचेस है इधर, ठीक है, सो ये जो ट्रकिया है, ट्रकिया खत्म हो गया, ट्रकिया खत्म होने के बाद ये दो मेन ब्रांच में चला गया. दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, ठीक है, और प्लूरल दो है ना, तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फॉर प्लूरल, ब्रोंकस फॉर सिंगुलर. इसके बाद ये और छोटे छोटे ब्रांचेस में चले जाएंगे ऐसे, ठीक है ना. सो इट विल ब्रांच आउट मोर. सो ये जो है दिस आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स. ये जो है इधर, इसके बाद जो ये डिवीजन हो रहा है, दिस आर कॉल्ड एज ब्रोंकियोल्स, ठीक है. सो जो यहाँ पे आपको ये वाला फाइन लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस आर ऑल ब्रोंकियोल्स. नाउ एट द एंड ऑफ दिस ब्रोंकियोल, अगर मैं इसको और जूम कर लूं, ठीक है, नाउ लेट्स से कि ये पार्ट्स ऐसे हो चुके हैं, ठीक है. नाउ दे विल ऑल एंड अप in a balloon like structure at the end. At the end of each of those bronchioles there are balloon like structure, जिसके अंदर छोटे 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 balloon like structures और भी है. These are called as alveoli. क्या कहते हैं इसको? एल्वियोलाई कहते हैं. हमारे छाती में कितना एल्वियोलाई होता है पता है? अगर हमारे एक साइड के लंग से सारा एल्वियोलाई निकाला जाए तो जो लॉन टेनिस का पूरा कोट होता है ना, पूरा लॉन टेनिस का कोट भर जाएगा हमारे एल्वियोलाई से, एक छाती से. तो अगर दोनों का निकाले तो दो टेनिस कोट भर जाएंगे. सो वी हैव अ लॉट ऑफ एल्वियोलाई इनसाइड अस, इनसाइड आवर ब्रोंकियोल्स. व्हाई सो? क्यों ऐसा है, इतने सारे क्यों है? इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. वेरी गुड, ठीक है ना. एट द एंड ये जो है इनका काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस करना, ठीक है ना. सो ये जो हमारा एल्वियोलाई वाला पार्ट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लंग्स का. अगर एल्वियोलाई डैमेज हो गए तो बेसिकली हमारा जो एक्सचेंज ऑफ गैस है, ऑक्सीजन अंदर जाना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है ना. सो एल्वियोलाई बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एल्वियोलाई आर फिल्ड विथ ब्लड वेसल्स, ठीक है. एल्वियोलाई आर फिल्ड विथ और दे आर कनेक्टेड विथ ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स आर ऑफ टू टाइप्स. एक है आर्टरी, दूसरा है वेन. दोनों से कनेक्ट होता है. इट इज हैविंग बोथ ऑफ दीज, ठीक है. आर्टरीज भी है, वेन्स भी है. सो वेन्स का क्या काम है? आई एम मेकिंग इट विथ ब्लू. सो लेट्स से द वेन्स विच आर कनेक्टेड, व्हाट डज इट डू? वेन्स ब्रिंग इन द यूज्ड ब्लड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, CO2 वाला ब्लड लेकर आता है वेन्स, और वो जो है एल्वियोलाई को दे देता है. नाउ ओवर हियर व्हाट हैपेंस? डिफ्यूजन. Diffusion takes place. What is diffusion? Diffusion is flow of a substance from a level of higher concentration to a level of lower concentration. That is called as diffusion. So अभी ये जो वेन्स है, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा क्वांटिटी में है. एल्वियोलाई के अंदर जो अभी फिलहाल ब्लड है, उसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा क्वांटिटी में, ऑक्सीजन लेकर आया था, तो वहां पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है. सो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा किधर था? वेन्स के अंदर. कम किधर था? एल्वियोलाई के अंदर. तो वहां से ये एल्वियोलाई के अंदर आ जाएगा. सो नाउ द एल्वियोलाई गॉट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड. नाउ ऑन द अदर हैंड द आर्टरी विच इज कनेक्टेड ओवर देयर, दिस आर्टरी इज नॉट हैविंग ऑक्सीजन. करेंटली इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और एल्वियोलाई अभी अभी ऑक्सीजन लेकर आया है. सो हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द एल्वियोलाई एंड लोअर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर इन द ब्लड.
So now what will happen? Diffusion will happen, and in this diffusion from alveoli the oxygen will come into the blood in the artery. So this is the place where exchange of gases takes place. ये वो जगह है जहां पे exchange of gas हो रहा है. Carbon dioxide is leaving the blood and coming into the alveoli, and oxygen is leaving the alveoli and coming into the blood. So this is how the exchange of gases took place. Now, as I said that day, कि diffusion is a very slow process. ये सारा का सारा diffusion होने में करीब से करीब 45 मिनट लगते हैं. इसका मतलब अभी जो मैं सांस ले रहा हूँ ना, ये एक्चुअल में मेरे बॉडी में चलना स्टार्ट करेगा 45 मिनट्स बाद. ठीक है ना? तब तक प्रीवियस वाला जो मेरे अंदर ऑक्सीजन है वो घूम रहा है. ठीक है ना? सो 45 मिनट्स विल टेक to the oxygen that I am breathing now to actually run into my blood. Clear है? So diffusion काफी slow process है. Any doubts so far? Okay. Now the carbon dioxide which went into the alveoli. ठीक है, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वेलाई के अंदर आ गया. नाउ दिस विल, जैसे हम लोग अपने छाती को दबाएंगे, ठीक है, मतलब जब हम लोग एक्सेल आउट करेंगे तो छाती अपने आप दब जाएगी. सो एट दैट टाइम द फोर्स विल मेक द कार्बन डाइऑक्साइड टू कम आउट थ्रू द सेम चैनल. ये उसी चैनल को फॉलो करके वापस बाहर आएगा. एल्वेलाई से ब्रोंकियोल्स, ये ब्रोंकियोल्स, फिर वहां से ब्रोंकस, फिर ब्रोंकस से ट्रकिया, फिर ट्रकिया से बाहर जाते वक्त वो हमारे लैरिंग्स को, दैट इज आवर वॉइस बॉक्स, उसको वाइब्रेट करवाता है. एक्चुअल में जो मैं बात कर रहा हूँ ना, इट इज अ एग्जांपल ऑफ एक्सेलिंग. ठीक है, जब हम लोग बात करते हैं तो देखो, बिकॉज हमारा जो लैरिंग्स है इसको किसी ना किसी को तो वाइब्रेट करवाना पड़ेगा ना. अग्री और नॉट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग, व्हाट वी आर एक्चुअली डूइंग इज वी आर एक्सेलिंग. ठीक है ना? तो हमारा जो नाक कर रहा है ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन छोड़ना, वो तो ठीक है. बात करना भी एक प्रोसेस ऑफ एक्सेलिंग आउट है. So when we talk, we give out carbon dioxide. So if you don't talk for a long period of time, then the carbon dioxide exchange is taking place very slow. कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ट्रैप हो रहा है, निकल नहीं रहा. तो ज्यादा बात करना एक तरीके से अच्छा है, कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी निकलता है. ठीक है, और वो जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था उस टाइम पे वो हमारे लैरिंग्स को वाइब्रेट करके निकलता है. सो whenever you talk, if you just put your hand inside in front of your mouth, you will feel some air to come out. ठीक है, अगर आप कभी बात करो तो बात करते वक्त अपने हाथ को आपके मुंह के सामने लगाना, आप देखोगे कि एयर बाहर निकल रहा है. सो बेसिकली इट इज अनदर वे ऑफ थ्रोइंग कार्बन डाइऑक्साइड आउट. ठीक है ना? सो अगली बार टीचर ने अगर कुछ बोला, व्हाई आर यू टॉकिंग, ठीक है, व्हेन आई एम टीचिंग इन द क्लास, से दैट कि सर कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी हाई इनसाइड माय बॉडी, सो आई वाज जस्ट रिमूविंग दैट. नो ऑफेंस टू यू, यू कैन जस्ट टीच सर, आई वाज जस्ट रिमूविंग माय कार्बन डाइऑक्साइड. बहुत ज्यादा भर गया था. एक बात समझ में? वो भी क्लास से जस्ट रिमूव कर देंगे. और सर यॉर्निंग, यॉर्निंग ऑल्सो द सेम. जब हम लोग यॉर्न करते हैं तब भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. ठीक है, एनी डाउट सो फार? ओके, सो इट इज गोइंग टू कम आउट थ्रू द सेम चैनल एंड गो आउट. ठीक है, ऐसे ये बाहर आकर निकल जाएगा. ये सब आइडिया आप यूज करते हैं बिल्कुल. एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी वेरी नटोरियस. पता था तभी. ठीक है, फिर हम लोग जब ब्रीद इन करते तो क्या होता है, ब्रीद आउट करते तो क्या होता है, डायफ्राम का पोजीशन क्या होता है, एवरीथिंग इज देयर. हाँ, मजे हुए खिलाड़ी. ठीक है, सो ब्रीदिंग हो गया, प्रोसेस ऑफ पैसेज ऑफ एयर, नॉस्ट्रल, नॉस्ट्रल से फेरिंग्स, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रकिया, ट्रकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स, उसके बाद एल्वेलाई. इन द एल्वेलाई डिफ्यूजन टेक्स प्लेस बोथ वे. ठीक है, ऑक्सीजन गोज इनटू द ब्लड and carbon dioxide comes into the alveoli. Both is taking place through diffusion, then it comes into the blood, and that is how it will go to the various parts of the body. और फिर निकलने के लिए इसी का उल्टा. ठीक है, ब्लड से एल्वेलाई, एल्वेलाई से ब्रोंकियल, ब्रोंकियोल्स, फिर ब्रोंकाई, फिर ट्रकिया, फिर लैरिंग्स, लैरिंग से फेरिंग्स, फेरिंग से नॉस्ट्रल से ये आउट हो गया.
ठीक है ना। नाउ प्रेजेंस ऑफ नेजल हेयर एंड म्यूकस विच इज देयर, ये किसमें हेल्प करता है? इट हेल्प्स टू ट्रैप द dirt and microorganism and does not let it enter inside. Then rings of cartilage which is present in trachea, as I told you, ये collapse नहीं करने देता air pressure के कारण. It does not let the trachea to collapse due to the air pressure. Any doubts in this, anyone? Okay, so with this we have completed our respiratory system. Respiratory system complete हुआ. ठीक है, अब जो है वो है transportation. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इज बेसिकली मूविंग थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी के ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ऐसा कौन सा चीज है जो पूरे बॉडी में फैलता है? एक ही ऐसा चीज है जो पूरे बॉडी में कॉमन है, दैट इज ब्लड. सो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड इज गोइंग टू टेक प्लेस. सो फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड व्हाट आर द वेरियस थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू रिक्वायर? ब्लड इटसेल्फ, ब्लड खुद. अब ये ब्लड जो है ये फ्लो कैसे करेगा? It will require blood vessels. ठीक है, and finally it requires a pump. ठीक है, in order to make it flow in all the parts of the body. So that is our heart. ठीक है, blood, blood vessels and heart. So ये है हमारे circulatory system के part. ठीक है ना, ये तीन चीज. So इन तीनों चीजों को पढ़ना है हमें. ठीक है, so first we'll talk about the blood vessels, the pipeline through which the blood is going to go from one place to another and again come back. ठीक है, heart is the pump, ये इसको पंप करेगा अलग अलग जगह. ठीक है, और ब्लड है जो फ्लो करता है. ठीक है, सो चलो ब्लड से ही शुरुआत करते हैं, फिर ब्लड वेसल्स, फिर हार्ट. चलो ब्लड से अगर हम बात करें, सो ब्लड के चार कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, चार कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? एक होता है प्लाज्मा. ठीक है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट. ठीक है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स. ओके, नाउ हमारा जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी करता है इन चारों में से? ऑक्सीजन इसमें से कौन कैरी करता है? वेरी गुड. सो आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन एंड हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन. राइट, वेरी गुड. हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है? जैसे ये तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैला दिया है ना हीमोग्लोबिन ने, तो कार्बन डाइऑक्साइड कौन कैरी करता है जो कि हम लोग अपने सेल से फिर से ब्लड में डाल देते हैं? वही करेगा. ऐसा पढ़ा था क्या? क्या हुआ? आंसर क्या है? ऊर्जा सेड आरबीसी. ओके, क्योर सेड आरबीसी. रेस्ट ऑफ यू आरबीसी वही करेगा. ओके, कम से कम 10th स्टैंडर्ड की तो लाज रखो. 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, 10th में आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ. तो 10th में यू हैव स्टडीड की आरबीसीज कंटेन हीमोग्लोबिन which carries oxygen to various parts of the body. Once the energy is produced, the waste material which is there is carbon dioxide, which comes back, ठीक है, with the help of plasma. ये प्लाज्मा में घुल कर आता है. ठीक है, ऐसा 10th स्टैंडर्ड में था. ठीक है, अगर भूल गए हो तो बहुत अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि भूलने के बाद जो अभी आपने गलत आंसर दिया, ठीक है, 10th के हिसाब से वो एक्चुअल में सही है. सो हु कैरीज मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड? आरबीसी. ठीक है, 10th में जो पढ़ाया था वो पार्शियली करेक्ट था. ठीक है ना, इट वाज नॉट टोटली रॉन्ग, इट वाज पार्शियली करेक्ट. प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है बट केवल 25%. 25% का कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा कैरी करता है, whereas RBC carries 75% of कार्बन डाइऑक्साइड.
ठीक है, ये आपने 10th में तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो पढ़ा वो भी भूल गए, अच्छा हुआ भूल गए, ताकि अभी आप आंसर सही से करो। ठीक है, तो 25% ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स थ्रू प्लाज्मा, 75% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रेवल्स थ्रू आरबीसीज। ठीक है ना। नाउ व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रेवलिंग थ्रू आरबीसी, इट इज कॉल्ड एज कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। अब आपको ये 10th में क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि 10th में जब आप थे तब आपको बफर सोल्यूशन भी नहीं पढ़ाया गया होगा। बफर सोल्यूशन पता है? अरे आप आईसीएससी में थी, आईसीएससी में पढ़ाया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय बफर सोल्यूशन? विच मेंटेन्स द पीएच। तो बफर सोल्यूशन बेसिकली एसिड और बेस को न्यूट्रल रखने में हेल्प करता है। मतलब आपके पीएच को अप्रोक्सीमेटली 7 रखने की कोशिश करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कि हमें ये जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में एक्चुअल पीएच कितना है। होल बॉडी का ऑन एन एवरेज अगर हम लोग देखें तो हमारे बॉडी में एक्चुअल पीएच क्या है। सो हमारे बॉडी का, अगर पूरे बॉडी का, एंटायर बॉडी का अगर हम लोग सम टोटल करें, ठीक है, और उसका एवरेज निकाले, तो अराउंड 7.3 आएगा। दैट मीन्स आवर बॉडी इज स्लाइटली बेसिक। आवर बॉडी इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। ठीक है ना। तो ये सम टोटल करके उसको हमने एवरेज कर लिया। तो अलग अलग चीजों का हमारे बॉडी में पीएच क्या है वो जानना जरूरी है। तो अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सलाइवा की, फिर टॉक अबाउट सलाइवा। सलाइवा के दो टाइप के पीएच होते हैं। एक है बिफोर मील, खाना खाने से पहले। खाना खाने से पहले इसका पीएच होता है 7.4। ठीक है, पीएच इज 7.4, मतलब बेसिक। उस दिन शायद बताया था। खाना खाने के बाद जब वो बैक्टीरिया एसिड डालकर जाता है, सो अराउंड 5.5 या 5.6 के आसपास हो जाता है। दैट मीन्स इट टर्न्स एसिडिक आफ्टर मील। सो ये है बिफोर मील, ये है आफ्टर मील। कौन? सलाइवा। देन हमारा जो स्टमक का HCl है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच कितना होता है? व्हाट इज द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस? अराउंड 4, अप्रोक्सीमेटली 4। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 4। अगर ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, ठीक है, अगर ये कॉन्सेंट्रेट हो गया, मतलब क्या? मतलब ये कि आपने बहुत लंबे समय से खाना नहीं खाया, आप सुबह से निकले हो, यू हैव स्किप्ड योर ब्रेकफास्ट, यू हैव आल्सो स्किप्ड योर लंच। एट दैट टाइम जो आपका पीएच है ना, वो हो जाएगा करीब करीब 2.4, क्योंकि ये 2 बार रिलीज हो चुका है। गैस्ट्रिक जूस 2 बार रिलीज हो चुका है। कई बार इस टाइम पे अगर आपको डकार आएगी ना, तो आपको कड़वा फील होगा गले में। तो उस टाइम पे आपका पीएच करीब करीब 2.4 हो चुका है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। ठीक है, बिकॉज हमारा जो इसोफेगस है, ये अभी मैंने बताया स्क्वामस एपिथेलियम से बना हुआ है, ये फाड़ देगा उसको। तो इसीलिए खाना जो है स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस अपने टाइम पे निकलता है, और उसमें हम लोग जब पानी पीते हैं तो डाइल्यूट हो जाता है, तो 4 के आसपास रहता है। अगर वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में चला गया, आपने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो वो चले जाएगा 2.4 के आसपास, क्योंकि वो HCl है ना। सो HCl के कारण। देन व्हाट अबाउट फास्टिंग? तो नहीं होना चाहिए ना, इसीलिए क्या है कि फास्टिंग में भी एक तो पानी पीते रहना चाहिए ताकि वो डाइल्यूट हो जाए, और दूसरा, फास्टिंग का मतलब क्या? हमारे यहाँ पे तो महाराष्ट्र में खा पी के फास्टिंग करते हैं। सिर्फ उस दिन का मेन्यू अलग रहता है। रेगुलर डे में तुम दाल चावल खाते हो, उस दिन साबूदाना खाते हो, है ना। सो जस्ट द मेन्यू इज डिफरेंट, यू आर नॉट फास्टिंग। वो फॉर अ चेंज यू हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ मेन्यू। बट जो एक्चुअल में फास्टिंग करते हैं, हाँ, जो एक्चुअल में फास्टिंग करते हैं, ठीक है, तो उनको तो पीएच रिलीज हो जाता है, तो उनको पानी पानी पीते रहना चाहिए। यू जस्ट नीड टू कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। ठीक है, तो ये हो गया वो। उसके बाद बाइल जूस की बात करें, ठीक है,
फास्टिंग किल्स कैंसर सेल? एक्चुअली नो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है साइंटिफिकली बताऊंगा जिस दिन डिजीज पढ़ाऊंगा उस दिन। ठीक है, साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है। सो अगर हम बाइल की बात करें, ये अल्कलाइन होता है। इट हैज अ पीएच क्लोज टू 8। ठीक है, इट हैज अ पीएच क्लोज टू 8। देन हम लोग अगर ब्लड की बात करें, ब्लड का जो पीएच रहता है 7.3 से 7, 7.4 के आसपास रहता है। ये हमारे ब्लड का पीएच। बट सो जो रोजा रखते हैं उनका क्या, तो उनका हो जाता है 2.4 हो जाता है उनका। क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, ओके। सो कमिंग टू द मेन टॉपिक दैट आई वाज डिस्कसिंग। सो ब्लड की अगर हम बात करें तो 7.3 से 7.4 रहता है, राइट। सो ये पीएच को मेंटेन रखना है। आवर बॉडी वांट्स टू मेंटेन दिस पीएच लेवल। ठीक है, सो अगर हमारा बॉडी टेंडिंग टू एसिडिक हो गया, अगर हमारा बॉडी टेंडिंग टू एसिडिक हो गया, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारा बॉडी जो है बेस रिलीज करेगा। ठीक है, जब हमारे बॉडी में टेंडिंग टू एसिडिक कंडीशन हो गई, उस टाइम पे हमारा बॉडी जो है बेस रिलीज करेगा। सो बफर सोल्यूशन वो सोल्यूशन है जिसमें एसिड भी है और बेस भी है। सो कौन सा बेस है, हम लोग नमक खाते हैं। ठीक है, नमक में सोडियम मिल जाता है, उस सोडियम के साथ NaHCO3 रिएक्ट होकर ये वाला बेस हमारे बॉडी में ओरिजिनली प्रेजेंट रहता है। NaHCO3 is something which is originally present inside the blood in the buffer solution। तो अगर हमारा ब्लड एसिडिक टर्न होने वाला होता है तो उस टाइम पे वो NaHCO3 रिलीज करता है, जो कि उसको फिर से खींचकर बेसिक की तरफ ले आता है। और अगर हमारा बॉडी बहुत ज्यादा बेसिक की तरफ चले जाता है, इफ द बॉडी स्टार्ट्स टर्निंग टूवर्ड्स बेसिक, देन हमारा जो बॉडी है वो CO2 रिलीज करता है। CO2 इज एसिडिक इन नेचर। कार्बन डाइऑक्साइड एसिड होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। ये कार्बन डाइऑक्साइड से इसको वापस से खींचकर, अगर बहुत ज्यादा बेसिक हो गया, वापस से खींचकर 7.3 से 7.4 ले आता है। सो द बफर सोल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, रिक्वायर्स टू थिंग्स। वन इज NaHCO3, ठीक है, एंड अदर इज कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बफर सोल्यूशन वाला, ये कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन से आता है। This comes from this carbaminohemoglobin. So that is why 75% carbon dioxide which is carried by the RBC, उसमें specifically hemoglobin, it is useful for making this buffer solution. ये इस buffer solution को बनाने के काम आता है। क्लियर है? ओके, सो आरबीसी के बारे में हमने जान लिया अभी। ठीक है, सो आरबीसी कंटेन्स hemoglobin which generally contains or carries oxygen. RBC shows lesser affinity towards oxygen and greater affinity towards carbon monoxide. True or false? RBC generally or hemoglobin generally shows lesser affinity towards oxygen and greater affinity towards carbon monoxide. True or false? Okay, answer is true. hemoglobin जो है, ठीक है, हमारा जो hemoglobin है, अगर इसके सामने चॉइस होता, ठीक है, अगर इसके सामने चॉइस होता कि बेटा तू कार्बन मोनोऑक्साइड लेगा या तू ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, सो ये कार्बन मोनोऑक्साइड चूज करता। इसके लिए कार्बन मोनोऑक्साइड इज लाइक कैडबरी सिल्क, ठीक है, एंड ऑक्सीजन इज लाइक एक्लेयर्स। अगर मान लो आपका दोस्त, अगर मान लो आपका दोस्त स्कूल में बर्थडे पार्टी देने के लिए सबको सिल्क दे, ठीक है, और दूसरे हाथ में सबको एक्लेयर्स दे, ठीक है, सो ही हैज टू ऑप्शंस फॉर यू। In one hand he is holding silk का पैकेट, other hand he is holding eclairs का पैकेट, तो which one are you going to take? ये सब काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं, कोई सिल्क नहीं देने वाला है। अच्छा, दोनों भुक्कड़ नाम इसीलिए कोई नहीं लाता सिल्क, तुम जैसे भुक्कड़ों को देख के।
ठीक है। सो नॉर्मली उसने कंडीशन अप्लाई कर रखा है, अपने माथे पे चिपका रखा है, कृपया दोनों में से कोई एक ही ले। ठीक है, अपने आप को शर्मिंदा ना करे। नाउ विच वन विल यू टेक? सिल्क लोगे ना? सो हीमोग्लोबिन के साथ भी ऐसे ही है। हाँ, सिल्क फॉर श्योर। हीमोग्लोबिन के साथ भी ऐसे ही है। ठीक है। इसीलिए, क्योंकि आपका दोस्त जानता है अपने भुक्कड़ों को, इसलिए वो सिल्क कभी लाता ही नहीं है। इसीलिए वो जो है एक्लेयर्सी लेकर आता है। ठीक है, क्योंकि उसको ही पता है ऑप्शन दूंगा तो लोग सिल्क ही लेंगे। तो इसीलिए वो क्या करता है, सिर्फ एक्लेयर्सी लेके आता है। ठीक है। तो हम भी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऐसे ही करते हैं। हम उसको कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लेने देते। हम उसको ऑप्शन ही हमेशा ऑक्सीजन का देते हैं। अब कहाँ पे उसको ऑप्शन मिल सकता है? वेयर कैन हीमोग्लोबिन गेट एन ऑप्शन ऑफ गेटिंग कार्बन मोनोऑक्साइड? इफ यू बर्न एनी सब्सटेंस इन अ क्लोज डोर। अगर रूम पूरा बंद है और उस रूम के अंदर आप कुछ जलाते हो, तो उस रूम के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई लिमिटेड आ रही है। सो कोई भी चीज आप जलाओगे उसमें कार्बन तो पक्का होगा। सो कार्बन बर्न्ड इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज गोइंग टू रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड। खासकर प्लास्टिक, प्लास्टिक जलाओगे उसमें जो है अगर लिमिटेड सप्लाई हुआ तो खासकर प्लास्टिक कार्बन मोनोऑक्साइड देगा। और उस बंद कमरे में आप अगर प्रेजेंट रहोगे तो आपको कार्बन मोनोऑक्साइड सूंघने मिलेगा। और उसके बाद वो हमारे हीमोग्लोबिन में चढ़ेगा, ब्रेन में पहुंच गया। तो अगर 3 मिनट तक कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता रहा तो आपका ब्रेन पहले बेहोश होगा। और अगर 7 से 8 मिनट तक मिला, एक एक करके ब्रेन के सेल्स मरते रहेंगे। ठीक है। और लंबे समय 20 मिनट से ऊपर आप वहां पे रहे तो आपकी मौत भी हो सकती है। बिकॉज इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्टेड मूविंग इनसाइड योर बॉडी। ठीक है ना? सो इसीलिए जो है हमें बंद कमरे में कोई भी चीज जलते हुए नहीं जाना चाहिए। ये हो गया एक रीजन। दूसरा, ठीक है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जा सकता है, बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, और ये आपको साइंटिफिकली पता होना चाहिए। हमारे गाड़ी में जो एग्जॉस्ट होता है ना, हमारे गाड़ी में जो एग्जॉस्ट होता है, जैसे बाइक में बड़ा सा दिख जाता है। ठीक है, यू मस्ट हैव सीन लाइक दिस साइड में। ऐसे एक्टिवा वगैरह में भी होते हैं। ठीक है, एक्टिवा के भी आप एक कोने से देखोगे, राइट साइड के कोने से विल फाइंड अ स्मॉल एग्जॉस्ट। ये जो एग्जॉस्ट है, इस एग्जॉस्ट के अंदर एक कैटेलाइजर होता है। नॉर्मली जब आपके टंकी के अंदर पेट्रोल जल रहा है तो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। आपके टंकी के अंदर पेट्रोल है ना? सो व्हेन इट इज बर्निंग इनसाइड दैट, सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज टेकिंग प्लेस। सो बिकॉज ऑफ दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये जब इस एग्जॉस्ट से जाता है, तो ये जो कैटेलाइजर है ना, इसका काम है इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। सो जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ से जा रहा होता है, कैटेलाइजर इसको O2 प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये निकलते वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकलता है। तो अगर किसी ने साइलेंसर ही रिमूव कर दिया गाड़ी से, अगर किसी ने साइलेंसर ही रिमूव कर दिया, आपने देखे होंगे कुछ स्टार्टर पैक बॉयज होते हैं ना। स्टार्टर पैक बॉयज मतलब जिनका, मतलब इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, इनका कॉलर ऊपर रहेगा। ठीक है, यहाँ से स्पाइक्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे वो कुछ ऐसा लगाएंगे। ठीक है, दे विल डू समथिंग ओवर हियर। ठीक है, फिर हाँ, ऑरेंज बाल होंगे, हाँ वही। ठीक है, तो वो जो स्टार्टर पैक वाले जो, हाँ गोल्डन बाल, यस। वो जो स्टार्टर पैक वाले जो लड़के होते हैं, देखा होगा आपने कि चला तो वो रहे वो एक्टिवा ही, ठीक है ना, लेकिन उनको फील चाहिए एकदम बुलेट का। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो ये वाला निकाल देते हैं। ठीक है, दे जस्ट रिमूव द साइलेंसर फ्रॉम दैट, ताकि वो एक्टिवा भी चलाए तो बुलेट वाली फील आए। वो फट 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 आवाज करता है। बेसिकली दे आर नॉट नोइंग व्हाट दे आर डूइंग। दे आर बेसिकली, हाँ छपरी निब्बा, यस। दे आर रिलीजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एटमोसफियर। उनको हम छपरी बोलते हैं। ओके। वो छपरी स्टार्टर पैक है वो। ठीक है, फॉर छपरी स्टार्टर पैक ऑल दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड, गोल्डन बाल, ठीक है, कॉलर ऊपर। ठीक है, सो दे आर नॉट रियलाइजिंग व्हाट दे आर डूइंग, दे आर बेसिकली स्पॉइलिंग द एनवायरनमेंट बाय पुटिंग इन कार्बन मोनोऑक्साइड। हाँ, बजट कम होता है उनका। किलर स्माइल? अरे उसके स्माइल पे तू ही फिदा होता होगा, मेरे को तो किलर नहीं लगता है।
ठीक है, हाँ केक मर्डर। मेरे को किलर रखते हैं जब वो गाड़ी चलाते हैं ऐसे वाले, क्योंकि वो कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, सो आई एम फियरफुल ऑफ दैट किलर थिंग। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल डिस्कस लेटर ऑन। ठीक है, इन माय नेक्स्ट क्लास टुमारो। टिल देन, गुड नाइट, जय हिंद।